Welcome back to our channel Weekend Class, and today we will talk about another facet of French Revolution. And today we will talk about a revolutionary woman, Olympique de Gouges. She was quite active during the revolutionary days of France. So she was the most important active woman politically. सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पे जो है ये एक्टिव थी. She protested against the Declaration of Rights of Men and Citizens enacted under the Constitution in 1791. 1791 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में सिर्फ मैन एंड सिटीजन था, तो वुमेन तो कहीं नाम ही नहीं था. मीन्स वुमेन वे नॉट कंसिडर्ड एज अ सिटीजन. तो शी सजेस्टेड लाइक डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन. उन्होंने कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन भी होना चाहिए. शी क्रिटिसाइज्ड द जैकोबिन गवर्नमेंट, जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी जैकोबिन गवर्नमेंट विच वाज हेडेड बाय द मैक्सिम रॉबेस्पियर. तो उस वक्त की जो ये गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि द गवर्नमेंट क्लोज्ड द वुमेन्स क्लब ड्यूरिंग द year, especially 1793. So for this she was arrested and charged of treason, tried and executed. जब इन्होंने विरोध जताया जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा तो उन्हें राजद्रोह के आरोप पे गिरफ्तार किया गया एंड देन मृत्युदंड दे दिया गया. जो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन एंड सिटीजन था उसमें क्या बेसिक मांग्स थी. द डिमांड्स वर एज फॉलोज. वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स. तो वुमेन और मैन जो है वो बोथ हैव इक्वल राइट्स बिकॉज दे बोथ आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल. और गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन शुड बी द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन. हर पॉलिटिकल एसोसिएशन जो फॉर्म होता है उसका ये मेन एम होना चाहिए कि जो नेचुरल राइट्स हैं मैन और वुमेन के वो सुरक्षित रहें. नॉट ओनली मैन. फिर the source of sovereignty of any country, it resides in the nation. तो स्वाधीनता का जो अधिकार है वो किस में रहना चाहिए, वो खुद उस कंट्री के लोगों में रहना चाहिए. लॉ शुड बी अलाइक फॉर वुमेन एंड मैन. जो लॉ है सबके लिए समान होना चाहिए. एवरीवन शुड बी इक्वली एंटाइटल्ड फॉर ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो हर आदमी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए. इक्वालिटी जो है दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे एंड नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन. कोई वुमेन जो है वो एक्सेप्शन नहीं होती है लॉ के सामने. जैसे मेन को ट्रीट किया जाए, ओलंपिक डी गॉज ऑल्सो डिमांडेड दैट एज मैन आर ट्रीटेड बिफोर लॉ, वुमेन शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड बिफोर लॉ अलाइक. नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी क्या थी? तो इसमें दो लोगों के कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे. एक डिमाइलेंस था. ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन फ्रांस. एंड सेकेंड वॉज रॉबेस्पियर हु हेडेड द जैकोबिन गवर्नमेंट एंड रूल्ड वेरी ruthlessly. Concept of liberty for both of them were quite different. For Desmoulins, he wrote his concept of liberty in 1793, or since it was opposite to the Jacobin government's concept of liberty which was given by Robespierre, उसे मृत्युदंड दे दिया गया. तो अकॉर्डिंग टू हिम लिबर्टी वॉज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस. इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट. मतलब लिबर्टी अगर किसी को प्राप्त है तो उससे उसे खुशी मिलनी चाहिए. तो आपको क्वेश्चन करने का अधिकार होना चाहिए. रीजन, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, आपके पास अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए. सो लिबर्टी कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन. दिस इज द concept which was given by Desmoulins. Now, what was the concept given by Robespierre? So, he gave his concept on 7th February 1794 at the National Convention, and he said that to establish and consolidate democracy and to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny. उसने क्या किया कि he advocated a type of war against tyranny. उसने कहा गया कि अगर कोई जो है
रूल कर रहा है और उसके हिसाब से ही इज़ नॉट रूलिंग वेल, तो अगर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है तो फर्स्ट अ वॉर शुड बी वेज्ड against that tyrannical rule. If tyranny is abolished, the democracy will automatically be consolidated. So he said that we must annihilate the enemies of the republic at home and abroad or else we shall perish. उसने कहा कि पहले हम लोग को इन लोगों को सबको खत्म कर देना चाहिए जो भी हम लोग का विरोध कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग खुद खत्म हो जाएंगे. In a time of revolution, a democratic government must rely on terror. That's why his rule was known as rule of terror. So terror is nothing but justice, swift, severe and inflexible. तो उनके हिसाब से टेरर कुछ नहीं था. What was that? जस्टिस था, और जो कि तुरंत दे दिया जाता था. जैसे उनके हिसाब से किसी को एग्जीक्यूट कर देना, वो भी जस्टिस था. So to curb the enemies of liberty through severe terror is the right of the founder of the republic. तो अगर कोई भी एनिमी ऑफ रिपब्लिक लिबर्टी है तो उसके हिसाब से उसको तुरंत खत्म कर देना ये जो रूलर है उसका राइट है. सो दिस यू कैन सी दैट दिस वाज नॉट द राइट कन्वर्सेशन ऑफ लिबर्टी. Now, one of the most important revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery. जैकोबिन गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले क्या किया कि फ्रेंच कॉलोनीज जो थी, फ्रेंच कॉलोनीज को जहाँ पे फ्रेंच रूल हुआ करता था, जिन जिन कंट्रीज में फ्रेंच रूल हुआ करता था वहाँ पर से उन्होंने स्लेवरी की जो प्रथा थी वो हटा दी. स्पेशली द वेयर वर द कॉलोनीज इन द कैरिबियन कंट्रीज विच वर मार्टिनिक, ग्वाडेलोप and San Domingo. These were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. जैसा आप लोग देखते होंगे कि इनको प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं. तो इसके लिए जैसे टोबैको है तो जहाँ पे टोबैको बोया जाता है वहाँ काफ़ी दूर तक टोबैको ही बोया जाता है. इसी तरीके से इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी, तो इसमें लेबर बहुत लगता है. तो दीज आर लेबर इंटेंसिव क्रॉप. बट the reluctance of Europeans to go and work in these areas meant a shortage of labor. मतलब जो ये यूरोपियंस थे, जो फ्रेंच थे, ये खुद नहीं जा करके वहाँ काम करना चाहते थे, बट वहाँ के जो उन प्लांटेशन क्रॉप्स के जो प्रॉफिट है उनको वो चाहते थे. सो अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड दैट एग्जिस्टेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो एक टाइप का पहले इसको हल इसका निकालने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया. किसके किसके बीच? 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. नाउ दिस स्लेव ट्रेड दैट बिगेन इन 17th सेंचुरी, ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ. द फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डियू और नैंटिस. ये दो जो पोर्ट थे इंपॉर्टेंट हैं स्लेव ट्रेड के लिए. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में विच वेर इंपॉर्टेंट फॉर स्लेव ट्रेड, तो आपका आंसर होगा बोर्डियू और नैंटिस. यहाँ से शिप्स जाती थी एंड देन वेयर दे वेंट टू द अफ्रीकन कंट्रीज. वहाँ के जो इनके जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, जो कबीले के जो नेता हुआ करते थे, उनसे उनकी एक नेक्सस हुआ करती थी जहाँ से वो स्लेव्स को खरीदा करते थे. दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेंस. जैसे घोड़ों को सबको ब्रांड किया जाता है या सामान को ब्रांड किया जाता है, वैसे ही स्लेव्स को भी ब्रांड किया जाता था. And then they were put into shackles, उनको जंजीरों से जकड़ दिया जाता था, and they were packed into ships to bring to the Caribbean island. उसके बाद उनको बक्सों में भर के फिर कहाँ ले आया जाता था? कैरिबियन कंट्रीज में. जो 3 कैरिबियन कंट्रीज का नाम हमने आपको बताया था, उन 3 कैरिबियन कंट्रीज ले जाया जाता था. नाउ देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स. अब वहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स थे दे वर द फ्रेंच. तो वहाँ पे दे वर सोल्ड to the plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in European markets for sugar, coffee and indigo. ये जो exploitation of slave था made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee और indigo. इन तीनों की डिमांड तो थी ही, but nobody was willing to go. तो यहाँ से जो स्लेव्स थे इस डिमांड को पूरी कर देते थे. एंड
Due to this, the port cities of Bordeaux and Nantes, they prospered like anything. और इस वजह से ये जो दो सिटीज़ थी, इन्होंने खूब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी. Now, throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. 18th century तक फ्रांस में स्लेवरी की कोई विशेष अपोजिशन नहीं हुआ. डिबेट्स वगैरह तो होते रहे, बट कि जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं उनमें जो है राइट्स जो हैं जैसे फ्रेंच मैन के हैं उनको एक्सटेंड किया जाए, ये सब टाइप की जो डिबेट्स हैं ये होती रही, बट दे वर नॉट वेरी सिंसियर एफर्ट्स. इट डिड नॉट पास एनी लॉज, कोई भी लॉ नहीं था. और दूसरे ये भी डर था कि बिजनेसमैन जो है ये विद्रोह करेंगे. सो ड्यू टू दैट ऑल्सो कोई लॉ जो है वो पास नहीं किया गया. बट इन 1794 द जैकबिन गवर्नमेंट जो कि आई, इट लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन. इसने एक प्रस्ताव पारित किया दैट ऑल द स्लेव्स वुड बी फ्री. बट दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टर्म मेजर. आफ्टर 10 years नेपोलियन जो है वो गद्दी पर बैठा एंड ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. जो ये प्लांटेशन ओनर्स थे ये समझते थे कि दैट वाज देयर राइट टू एनस्लेव द अफ्रीकन नीग्रोज. तो वो उनका अधिकार है कि जो अफ्रीकन नीग्रो होते हैं, अफ्रीकन जो नीग्रो होते हैं, दे आर अ ट्राइबल पीपल विच लिव इन द डेजर्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे एंड नमीबिया. जो ये प्लांटेशन ओनर्स थे, दे थॉट कैरिबियन में के जो कैरिबियन कंट्रीज में रहते थे कि ये उनका राइट है कि ये जो अफ्रीकन नीग्रोज हैं इनको वो एज अ स्लेव बना के रख सकें, because it suited their economic interest. But this slavery was finally abolished in French colonies in 1848. After Napoleon lost in Waterloo, Battle of Waterloo, finally slavery was abolished in which year? 1848. This you have to remember. Now we have to deal with only two topics which we will finish by the next slide. Till then, thank you. Do subscribe our channel.